आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रघुवीर सहाय की कविता कला क्या है। कला कहने से आपको जो सबसे पहले मन में जो भाव उमड़ते हैं वो चित्रकारी या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन संबंधी भाव आपके मन में उमड़ते होंगे। लेकिन सच्ची कला क्या है? क्या स्टेज पर चढ़कर के लोगों को हंसा देना? क्या अपने प्रदर्शन से खाली एक खुशनुमा माहौल बना देना या फिर एक उचित संदेश देना? आर्ट फॉर आर्ट सीक और आर्ट फॉर अ सोशल मैसेज, इसकी बात रघुवीर सहाय की कविता में उभर करके सामने आती है। आधुनिक हिंदी कविता में कलावाद की अवधारणा को शायद ही कोई ऐसा कवि हो जिसने इतने तीखे और व्यंग और मर्म स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया होगा। कवि का मानना है कि विशिष्ट जनों को अद्वितीय होने का अभिप्राय जो है चारों पहर मस्ती में डूबे रहने से होता है। रघुवीर साई के यहाँ कला की अविस्मरणीय व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए उसे दूसरों की पीड़ा को उधार लेकर बखूबी वर्णन करना मात्र माना है। जो इस पे जो सबसे पहली पंक्ति है उस पर अगर हम आते हैं कि कितना दुख वह शरीर जज कर सकता है, अगर इस पैराग्राफ की बात करेंगे तो आपको बता दें कि रघुवीर सहाय कहते हैं कि शरीर से दुख सहन करने की एक सीमा होती है, लेकिन जब शरीर दुख से टूट जाए और हमारे मन पर बार बार कुंठा और चोटें आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो अनुभवजन्य कला से समृद्ध हो गया है। आपने अगर खुद दुख का अनुभव कर लिया, अपने मन पर आने वाली जो कुंठाएं हैं, जो पीड़ा है, अगर उसको समझ लिया तो आप एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत हो जाते हैं। आपके पास अनुभव की एक लंबी कतार होती है और उससे आपके जीवन के जो अनुभव है, जब आप उससे अभिव्यक्ति का एक माध्यम अपनाते हैं तो आप उसको सच्ची अभिव्यक्ति कह सकते हैं। अर्थात कवि की दृष्टि में सच्चा कलाकार या सच्ची कला वही है जिसने जीवन में दुख कष्ट को गहराई से समझा हो, खुद अनुभव किया हो, की अनुभूति हुई हो, स्वानुभूति हुई हो, उस पीड़ा को उसने जाना हो, उस दुख को उसने जाना हो। जिसने जीवन में दुख या कष्ट को गहराई से महसूस किया हो वही व्यक्ति सच्चा कलाविद हो सकता है। किंतु समय बदल रहा है। आज आप देखेंगे कि वो हर व्यक्ति कलाकार है जो अपने प्रदर्शन से दूसरों को खुश कर रहा है, चाहे वो दूसरों के दुख को, पीड़ा को समझे या नहीं समझे। तो इस बात रघुवीर सहाय अपनी कविता में करते हैं। ऐसे लोग जो चारों पहर एक फन मोड में मौज मस्ती वाले क्षण जीते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आज कलाकार हो गए हैं। उनको दुख, दूसरों के कष्ट को जानने का समय ही नहीं है, अपने में ही डूबे हुए हैं। लेकिन जब उन पर भी प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो जो है ऐसा लगता है कि उस दुख को दूर से एक झलकी भर ले लेते हैं, झांकी भर ले लेते हैं। कभी बहुत आवश्यक होता है तब, वरना वो केवल शब्दों के कलाकार हैं, शब्दों के जादूगर हैं और उस शब्दों की जादूगरी से ही वो दूसरों के दुखों की अभिव्यक्ति में माहिर हो चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने एक मन में कुआं बना लिया है और उस कुएं के भीतर, जैसे मेढक जो होता है उसके लिए संसार क्या होता है, कुएं का मेढक के लिए समुद्र भी वही है।
और पूरी दुनिया वही है, क्योंकि उसने एक विस्तृत जीवन नहीं देखा है, विस्तृत सीमा नहीं देखी है किसी चीज की, तो उसको पता नहीं। इसलिए कुएं का मेढक कहने का तात्पर्य, मतलब इस कविता में मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। और मुहावरा क्या है कि कुएं का मेढक, यानी कि ऐसी सीमित दुनिया है उनकी कि वो उसी में डूबे रहते हैं, जब उनका मन करता है तो बाहर झांकते हैं और उसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति ऐसे करते हैं मानो उसने पूरी दुनिया के दुख को समझ लिया हो। अर्थात भी एक विचारधारा से घिरे हुए हैं। उन्होंने भौतिक जीवन में न दुख को जाना है न समझा है, किंतु ये कलावादी उसमें जन्मे जो अद्वितीयपन है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा दुख को कोई नहीं समझ सकता, जो शब्दों के जादूगर है। और उन्होंने जो अद्वितीय होने का अधिकार भी उनसे छीन लेते हैं, जो स्वयं को अद्वितीय कहलाने लगते हैं। भले ये दूसरों के दुख से अनजान ही क्यों न हो, अपने जीवन की रक्षा किए रहते हैं, कोई कष्ट भी इन्हें नहीं सताता है। दूसरे उसमें अगर हम चलेंगे पैरा में, तो आपको पता चल जाए कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर कोई ना कोई कला विद्यमान रहती है। अर्थात वह कला को जीवन के लिए अनिवार्य मानता है, किंतु कलावाद के गूढ़ समर्थक उस व्यक्ति से यह अधिकार भी छीन लेते हैं और छीन कर स्वयं दूसरों से अद्वितीय कहलाने लगते हैं। इन अद्वितीय कलावाद के समर्थकों द्वारा जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं या विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, वो केवल व्यक्ति की पीड़ा को रसवाद में लपेटकर अभिव्यक्ति मात्र की जाती है, जिसमें अनुभूति का लेस मात्र भी नहीं होता है, और इसे ही कला का नाम दे दिया जाता है। कला आखिर है क्या? कला के कुछ कलावाद के समर्थकों की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि, बाकी समाज से तथाकथित कलावाद के समर्थकों का कुछ लेना देना नहीं है। वे तो केवल साहित्य में कला के लिए सिद्धांत की स्थापना करने में ही डूबे रहते हैं। कला को सिर्फ जो है एक सामाजिक उद्देश्य का जो है कहिए कि रास्ता नहीं मानते हैं, बल्कि कला को सिर्फ वो एक प्रदर्शन की वस्तु मानते हैं। कला को केवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम मानते हैं अपनी अभिव्यक्ति का। वो बस चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं। एक लाइन अगर आप समझते हैं तो केवल जो है मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ऐसे साहित्य को जो है सच्चा साहित्य कहा जा सकता है। लेकिन आजकल दौर बदल गया है। कवि ये बताना चाहते हैं कि आजकल कलावादियों के लिए कला सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बन करके रह गई है। वो केवल अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कविताएं करते हैं, रचनाएं करते हैं। उन्हें जीवन का जो लेस मात्र भी अनुभव नहीं है, जीवन की बारीकियों का उनको ज्ञान नहीं है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कलाकार के सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या करते हुए कला के सही अर्थों को उजागर करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो पंक्ति है कि केवल मनोरंजन ही कवि का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगर इस पंक्ति से आप कविता की व्याख्या शुरू करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है, किन चीजों की बात करना चाहता है। कवि ने कलाकार के सामाजिक उत्तरदायित्व की भी व्याख्या अपने इस कविता के माध्यम से की है। उनका मानना है कि अद्वितीय जन जिन तकलीफों या पीड़ा को काव्य में प्रस्तुत करते हैं, वे वास्तव में लघु मानव, जो एकदम गरीब हैं, जो एकदम छोटे मनुष्य हैं, जो संसार के एकदम उन परिस्थितियों में जीते हैं, जो रात भर जो है आराम करने की स्थिति में नहीं रहते, दिन भर मेहनत करने के बाद उनका शरीर टूट जाता है, पीड़ा होती है, उनको बेचैनी है, नींद है,
उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। ये साधारण समाज किस तरह दिन रात चक्की की तरह पीसने के बाद रात के सोने में भी बेचैनी का अनुभव करता है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। जो लोग प्रदर्शनकारी है, जो लोग चमत्कारी है, जो लोग शब्दों के जादूगर हैं, उनको इस नींद, इस बेचैनी, इस पीड़ा, इस लघु मानव के जीवन में जितनी भी संघर्ष की परिस्थितियां हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। अद्वितीय की कलाकारी इस बात में निहित है कि ये उस तकलीफ का वर्णन तो बखूबी करते हैं जिन्होंने कभी इसको भोगा ही नहीं है। कभी ऐसे कवियों पर व्यंग करते हैं, ऐसे कलावादियों पर व्यंग करते हैं जिन कहते हैं कि ऐसे शब्दों के जादूगर कभी जीवन में दुख का अनुभव तो नहीं करते, लेकिन उसकी कलाकारी, उसकी जो शब्दानुभूति है, जो शब्दों की जादूगरी है, शब्दों के अभिव्यक्ति का जो कौशल उसके पास है, उससे वो एकदम ऐसा कुछ लिख पाते हैं, लगता है कि प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया है, लेकिन सचमुच में कभी उन्होंने जीवन में इस चीज को भोगा नहीं है। इस आधार पर वे अद्वितीय को भी मात दे देते हैं, द्वितीय ठहरते हैं। इनकी कला की सीमितता यहीं तक है कि वह कोरी कला बनकर रह जाती है, वह समाज तक नहीं पहुंच पाती। यही रघुवीर सहाय का व्यंग तीखा हो जाता है। जहां बहुत कला होगी, वहां समाज में परिवर्तन के लिए कोई स्वर नहीं होगा। जब कविता का उद्देश्य मात्र मनोरंजन रह जाएगा, तो वहां पर कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, या जो साहित्य के जितने भी अंग हैं, उनके उद्देश्य केवल एक सीमित मनोरंजन के इर्द गिर्द रह जाएंगे, तो वहां पर साहित्य कभी परिवर्तन नहीं कर सकता है। यही बात इस कविता के माध्यम से कही गई है। तो आपको सीधे सीधे जिन बिंदुओं पर बात करनी है, उनमें हम आपको बता दें कि वो बिंदु हैं कि आप कविता के भीतर किस प्रकार से व्यंग किया गया है, उन पर जो कलावादी है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन को केंद्र में रख करके कविताएं करते हैं। दूसरा, उन पर व्यंग किया गया है जिन्होंने कभी जीवन में दुख को भोगा नहीं, लेकिन अपने शब्दों की जादूगरी से, अपने अभिव्यक्ति के कौशल से ऐसी कविताएं लिख दी हैं कि वो अद्वितीय जन को भी मात दे देते हैं। इनकी कविताओं में एक लघु मानव, जो निम्न हमारे समाज के सबसे जो निचले तबका है, उसके संघर्ष को भी नहीं समझते, उसकी दुख पीड़ा को नहीं जानते, उसकी नींद, उसकी बेचैनी को नहीं जानते, लेकिन अपनी कविताओं में अभिव्यक्त कर देते हैं। उन पर भी व्यंग है। वो कहते हैं कि ये लोग पीड़ा को नहीं समझते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में पीड़ा पीड़ा और पीड़ा ही करते रहते हैं। उन्होंने इस प्रकार के कलावादियों पर भी व्यंग किया है जो समाज को एक उचित रास्ता तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन अपनी टोकरी भरते रहते हैं। अपने कलात्मक प्रदर्शन से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, लेकिन समाज में परिवर्तन की जब बात आती है तो इनकी कविताएं वहां पर कारगर नहीं दिखती हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि जहां अधिक कला होगी, जहां सब कुछ प्रदर्शन, मनोरंजन और एक कहिए कि उचित उपदेश के साथ कविता नहीं लिखी जाएगी, तो वहां पर कविता सिर्फ और सिर्फ एक कागज के फूल की तरह हो जाएगी, जो दिखने में फूल तो होगा लेकिन उसमें खुशबू नहीं होगी। तो ये जो संवेदनहीनता है कविता के भीतर, या संवेदना है भी तो किस तरीके से नकली संवेदना है, जो अपने आप में दिखती तो संवेदनशील है, लेकिन उनका उद्देश्य जो है असंवेदनशील होता है। इस बात पर चर्चा की है लेखक ने, कवि ने, और उन्होंने कलावादियों पर व्यंग किया है, ऐसे कलावादियों पर जो केवल मनोरंजन करना चाहते हैं, समाज को एक उचित उपदेश नहीं देना चाहते हैं। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब आप कविता की व्याख्या करेंगे तो आप इस कविता को समझ पाएंगे। बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये मैंने यूं ही रिवीजन के लिए आपके लिए एक छोटे सा वीडियो तैयार किया था, और कोई दिक्कत हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल।